हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष पढ़े थे। लास्ट है उधार के लेखे में कठिनाई, यानी कि उधार के लेखे में कठिनाई। वस्तु विनिमय में सौदे तत्काल ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहता है और तो उधार रखी गई वस्तु की भावी कीमत कितनी होगी है पता लगाना। भाव यानी भविष्य में उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, यानी मुद्रा से पहले अगर हम इसमें उधार लेके कठिनाई होती। कैसे? वस्तु विनिमय प्रणाली में सौदे तत्काल ही संभव हो पाती। यदि कोई व्यक्ति उधार रखकर वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु विनिमय का मतलब आदान पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, परंतु उधार रखकर तो ये नहीं पता लगा सकते थे कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत कितनी होगी। तो होगा कीमत कितनी होगी है पता लगाना इतना कठिन था। अब आता है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। पहला पढ़ चुके दोहरे संयोग की। दोहरे संयोग की कठिनाई क्या थी? हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, जैसे मेरे पास ना अनाज है, ज़्यादा अतिरिक्त अनाज है और मुझे चावल की आवश्यकता है, तो मुझे दोहरा संयोग पहले तो वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल अतिरिक्त है। सेकंड, वो चावल के बदले अनाज भी लेना चाहता हूँ। वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई होती है कि वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित की जाए। वो परिस्थितियों के अनुसार, विवेक के अनुसार रखा जाता। भावी बचत संभव नहीं थी, भविष्य के लिए बचत संभव नहीं थी। अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई, जिसमें भैंस का उदाहरण था कि वह भैंस और अनाज की एक बोरी भैंस अनाज की कीमत और भैंस का उदाहरण दिया हुआ था कि हम जो है विभाज्य यानी भैंस को काट नहीं सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दे नहीं सकते। उधार के लेखे कठिनाई, ये जो पढ़ाई है कि तत्काल संभव नहीं थी कि भविष्य में जो चीज़ रखी उसकी कीमत क्या होगी। अब नेक्स्ट है, कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत उपरोक्त कठिनाइयों के कारण कालांतर में इस व्यवस्था का लोप हो गया, यानी पुराने समय में हो गया। और क्या हो गया? मुद्रा का प्रादुर्भाव यानी मुद्रा का जन्म हुआ। देखें, प्राचीन भारतीय इतिहास में राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है। ऐसी राज व्यवस्था में समस्त आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के अंतिम निर्णयकर्ता राजा हुआ करते थे। यहाँ तक कि वे अपने मोहर जिस धातु या वस्तु को टंकित कर देते थे, राज की मुद्रा का रूप धारण कर लेती। सिक्कों का चलन इस प्रणाली में विकास को दर्शाता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, कांसे के सिक्के चलाए गए। इस प्रकार जारी मुद्रा को सर्वग्राह्यता यानी स्वीकार्यता का एवं वैधानिक गुणों के साथ विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, यानी यहाँ सर्वग्राह्यता का मतलब है स्वीकार्यता, कि उसे सब स्वीकार करते हैं। देखें, अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। इस मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुई। लैटिन भाषा के मोनेटो देवी जूनो का दूसरा नाम है। प्राचीन रोम में देवी जूनो को स्वर्ग की रानी कहकर संबोधित किया जाता था। उनका विचार था कि देवी जूनो स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी। ठीक उसी प्रकार देवी जूनो के मंदिर में बनाई गई मुद्रा को भी स्वर्गीय सुखों को देने वाली थी। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है, मुद्रा को अंग्रेजी मनी कहते हैं। इस मनी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में? मोनेटो, लैटिन भाषा के मोनेटो शब्द से हुई। ठीक है, दूसरा, इसे मोनेटो देवी जूनो का दूसरा नाम भी कहते थे। प्राचीन जूनो को स्वर्ग की रानी कहकर भी बुलाया जाता था। ठीक है भाई। अब आता, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी, अतः एक सर्वमान्य परिभाषा को जानना कठिन कार्य। फिर भी अपने अध्ययन को व्यापक बनाने की दृष्टि से हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को समझें प्रयास करेंगे। होटले विदर्स, मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेप के अनुसार कोई भी वस्तु या राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा कही जाती है। ठीक है, मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय या स्थान में बिना संदेह विशेष जांच पड़ताल के वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में
बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तु और सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। किनले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम महत्वपूर्ण गुणों के मान सकते। पहला सामान्य स्वीकार्य, दूसरा वैधानिकता। इस प्रकार मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, अब देखें, मुद्रा किसी ऐसी वस्तु या है जो विनिमय के माध्यम के मूल्य के मापक, स्थापित भुगतानों के मान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती। कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थापित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में। कहते मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्यों के मापक और स्थापित की जगह हम लिखेंगे स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत, सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और सामान्य रूप से लोगों द्वारा स्वीकार की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक 4 मापों। तो क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक को बताओ। तो वैकल्पिक भाग 4 है। पहला है M1। ठीक है, अब M1 बराबर है C। अब C प्लस DD। अब देखो यहाँ DD मांग जमाए एवं सहकारी बैंकों के पास, DD का डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, C लोगों के पास रखी करेंसी, OD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। यानी कि M1 किसके बराबर है? M1 है करेंसी, लोगों के पास रखी करेंसी, नोट होगा। DD मांग जमाए व्यापारिक और सहकारी बैंकों के पास, OD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। अब हमसे पूछा है M2 का मतलब M1 तो है प्लस इसमें डाकघर, बचत बैंकों की बचत जमाए और जोड़ देंगे। यहाँ क्या थी? मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, और इसमें बचत बैंकों की बचत जमाए और जोड़ देंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है M3 किसके बराबर? M1 हो गया, प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधिक जमाए। ठीक है, और M4 M3 यानी कि M3 तो है ही, M3 किसके बराबर? M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधिक जमा। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमा, ये M4 हो गया। ठीक है भाई, यानी कि M1 हमारे 4 प्रारूप या वैकल्पिक माप है, M1, M2, M3, M4। अगर मैं M1 की बात करूं, M1 किसके बराबर है? C प्लस, C का मतलब लोगों के पास, DD डिमांड, OD अदर डिपॉजिट रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमा। फिर हम लिखते हैं M2। तो M2 में M1 तो है ही प्लस बचत बैंकों में बचत जमाए, जो बैंकों की जमाए जो बचत है वो हो गया। ठीक है, आगे देखो आता है M2 के हो गया। M3 M1 फिर वही व्यावसायिक निवल सावधिक जमाए। M4 डाकघर की बचत जमा, यानी कि M3 में ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगला है मुद्रा के मुख्य कार्य यहाँ एवं प्राथमिक कार्य, जो कल की वीडियो में करेंगे। तो हमने आज पढ़ा कि हम पहले मुद्रा के प्रादुर्भाव या वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। पहली कठिनाई क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाई, दोहरे संयोग की कठिनाई। फिर पढ़ा वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई। फिर हमने पढ़ा भावी बचत संभव नहीं। फिर अज्य वस्तु के विनिमय कठिनाई। फिर हमने पढ़ा उधार के लेखे में कठिनाई। फिर मुद्रा का प्रादुर्भाव। फिर अर्थ एवं परिभाषा पढ़ी।